अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न तरह के वीडियो जो खास करके यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण एवं भूगोल इत्यादि से वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सारे मटेरियल्स इंग्लिश में मिलते हैं और इसमें जो भी इंग्लिश मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वही क्वालिटी में आपको हिंदी में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है पश्चिमी हिंद महासागर में ब्लू व्हेल की नई आबादी की खोज। तो ये आबादी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे खोजी गई, ये सारी चीजों का बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस बात के प्रमाण मिले हैं, यानी वैज्ञानिकों को हाल ही में इस बात के परिमाण मिले हैं कि पश्चिमी हिंद महासागर ब्लू व्हेल की एक नई आबादी मौजूद है। इस आबादी को पहली बार खोजा गया है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है, खोज। तो यह खोज जो की गई थी वो इको लोकेशन के द्वारा की गई थी। तो इको लोकेशन क्या है? तो इको लोकेशन के बारे में जाने, व्हेल कम आवृत्ति की आवाजें पैदा करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं चमगादड़ भी कम आवृत्ति की आवाज पैदा करके अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक उसी तरह से ये व्हेल भी करता है। ये ध्वनियां जो होती है, ये जो आवाज होती है, ये कम आवृत्ति की होती है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स मनुष्य भी सुन सकते हैं, यानी उसकी श्रेणी में आते हैं। हालांकि मनुष्य, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ ही हिस्सा सुन पाता है इस व्हेल की ध्वनि का। तो व्हेल पानी में बेसिकली भोजन, जो वो अपना शिकार किस तरह से तलाशता है उसके लिए और नेविगेशन के लिए इन ध्वनि को उत्पन्न करती है, और इससे वो जो उत्पन्न करती है इसी को इको लोकेशन कहा जाता है। यानी वो इको करता है, मतलब साउंड की प्रतिध्वनि होती है, और इस प्रतिध्वनि के द्वारा वो अपने शिकार को पकड़ता है। मतलब आप इस तरह से समझिए, उसका ये शिकार है, यहाँ ये व्हेल है, तो इन्होंने यहाँ से इको साउंड निकाला, तो ये यहाँ से टकरा के फिर ये, और ये जो गया इसको ये पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे है। तो ये इको जो ध्वनि का ये इसी को इको लोकेशन कहा जाता है, और इसी के आधार पे व्हेल की नई आबादी की खोज। चलिए आगे देखते हैं। नई व्हेल आबादी की खोज कैसे की गई, अर्थात ये तो मानते हैं कि चलो इको लोकेशन के आधार पे, लेकिन कैसे इसको वो कैलकुलेट किए, किस तरह से वो पहचाने कि ये नई आबादी है, ये नया इको लोकेशन है। तो चलिए, व्हेल जो ध्वनि उत्पन्न करती है और उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में बताया कि ये ध्वनि उत्पन्न किया व्हेल, यहाँ से ये व्हेल ध्वनि उत्पन्न किया, तो फिर यहाँ से टकराए और फिर इसकी प्रतिध्वनि जाती। तो यही, तो ये जो ये उत्पन्न करती है और उसकी प्रतिध्वनि अपने शिकार को पानी में ट्रैक करती है। इस ध्वनि को आमतौर पर ये जो आवाज निकालती है इसको व्हेल गीतों या व्हेल सॉन्ग, यानी व्हेल का गाना आप कह सकते हैं, कैसा कहा जाता है, उसको व्हेल सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। यह ध्वनि कम पिच और पहचाने योग्य होती है, यानी इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर ब्लू व्हेल की आबादी का अपना अपना अलग गीत होता है, अपना अपना अलग गाना। जिस तरह से इंडिया का अलग तराना है, अमेरिका का अलग तराना है, नेशनल सॉन्ग, ठीक उसी तरह से हर व्हेल की आबादी का अपना अपना अलग गाना, अलग गीत होता है, और इसी के आधार पे पहचाना जाता है कि इस व्हेल की गीत अलग है और इसकी अलग, और इसी के आधार पे इसको पहचाना। तो चलिए, तो ये कैसे पहचाना गया? इनको एक नया ब्लू व्हेल गाना या नया ब्लू व्हेल गीत मिला, सॉन्ग मिला। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये ओमान के अरब सागर, ओमान के अरब सागर के तट से लेकर के मेडागास्कर तक, यानी ये पूरा पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र है, उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और इसका विश्लेषण किया। और इस रिकॉर्डिंग के विश्लेषण के दौरान उन्होंने पाया कि एक नया ब्लू व्हेल गीत है। ये साधारण नहीं है, ये एक नया है जिसका इससे पहले कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं कोई
तो इस आधार पे इस नई ब्लू व्हेल की आबादी की खोज की। ये आपको फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये नई व्हेल की आबादी खोजी गई। तो इनका एक अलग सॉन्ग था, और ये खोजा कहाँ गया, ये अरब के ओमान से लेके और इस बीच में पूरा ये पश्चिमी वेस्टर्न इंडियन ओशन अर्थात पश्चिमी हिंद महासागर है, और यहाँ इसको खोजा गया। यानी इस एरिया का पूरा वेल सॉन्ग को रिकॉर्ड किया गया, उसका एनालिसिस किया गया, उसके आधार पे ये खोज की। इसके आधार पे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने हिंद महासागर में ब्लू व्हेल की एक नई आबादी की। अब इसी का जो निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन हुआ, उससे ये पता चला कि ब्लू व्हेल की ये नई आबादी है। तो चलिए जानते हैं ब्लू व्हेल के विषय कि ब्लू व्हेल आखिर है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशालतम प्राणी। तो पहले ये पृथ्वी के सभी महासागरों में प्रचुर मात्रा में था, अर्थात ब्लू व्हेल प्रचुर मात्रा में था। हालांकि इसकी शिकार भी बड़े पैमाने पर, और इतनी तेजी से इसका शिकार हुआ, खास करके 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के दौरान, जब इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, उस वक्त इसका काफी तेजी से शिकार हुआ, और ये 20वीं शताब्दी आते आते विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए, विलुप्त होने तक लगभग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, असल व्हेलिंग मतलब व्हेल का शिकार करना, तो इसको व्हेलिंग को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1967 में बना। 1967 में बनने के बाद उन्होंने ब्लू व्हेल के शिकार पे प्रतिबंध लगा, भाई इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर हम देखें ब्लू व्हेल के बारे में, तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीशीज में है। ये ब्लू व्हेल किसमें है, थ्रेटेंड स्पीशीज, जिसको अगर हिंदी में हम कहेंगे संकटापन्न प्रजाति, हिंदी में लिख लीजिए संकटापन्न प्रजाति, यानी संकटापन्न प्रजाति, यानी इस पे संकट आ गया है, यानी थ्रेटेंड स्पीशीज है, संकटापन्न प्रजाति में है। और ये रेड बुक के थ्रेटेंड स्पीशीज जो होता है, संकटापन्न प्रजाति के जो लिस्ट होते हैं, लिस्ट में ये जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो है लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में ये सूचीबद्ध है, यानी इसको जो लिस्ट बनाया गया है। और वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो सम्मेलन हुआ था, जिसको साइट्स बोलते हैं, CITES, साइट्स जिसको बोलते हैं, या जिसको कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज के इंडेक्स 1 यानी परिशिष्ट 1 में ये सूचीबद्ध है। तो ये भी हमेशा आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लू व्हेल कौन से कैटेगरी में IUCN रेड डाटा थ्रेटेड स्पीशीज के लिस्ट में, तो आप कहेंगे ये लुप्त प्राय प्रजाति में है। आपको कहा जाएगा कि साइट्स के कौन से परिशिष्ट में है, तो ये परिशिष्ट 1 में है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, और इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे हमारी विशेष वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन भी दबाना जरूर, ठीक है। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, जैसा कि मैंने बनाया 1967 में ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बना, तो अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग है क्या, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ व्हेलिंग द्वारा स्थापित की गई थी। वाशिंगटन में 15 देशों द्वारा दिसंबर 1946 में व्हेलिंग के अधिनियम के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए, और 10 नवंबर 1948 को ये प्रभावी, ये जो कन्वेंशन था 10 नवंबर
1948 को प्रभावी। अब हम देखेंगे फ्लोरियानोपोलिस घोषणा। फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। इस तरह की चीज बहुत ही कम जगह आपको मिलेगी, इसीलिए हमारे चैनल को याद करके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके। तो अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का मुख्य कर्तव्य है शिकार के स्तर को न्यूनतम रखना, यानी जो व्हेलिंग है उसके स्तर को न्यूनतम रखना। फ्लोरियानोपोलिस घोषणा है, उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने व्हेल का संरक्षण शुरू किया था और व्हेल आबादी को पूर्व औद्योगिक, जैसे कि मैंने बताया कि जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से तेजी से इसका शिकार किया गया, तो पूर्व औद्योगिक स्तरों पर पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया कि फिर से हम उतना करेंगे। और भारत, हमारा जो भारत है वो भी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का सदस्य है, यानी उसका सदस्य हमारा भारत है, इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये सारी चीजें हो गई, हमने व्हेलिंग कमीशन के बारे में जाना, फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन के बारे में जाना, अर्थात घोषणा के बारे में जाना। तो चलिए इन सब के बारे में अब हम इससे देखते हैं कि यूपीएससी से क्या प्रश्न बन सकता है। इससे तो और कई प्रश्न बनते हैं, लेकिन एक हम उदाहरण के तौर पे देते हैं जो आपके लिए एक मॉडल होता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, फ्लोरियानोपोलिस घोषणा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, फ्लोरियानोपोलिस की घोषणा के तहत अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने व्हेल का संरक्षण शुरू किया। नंबर 2, फ्लोरियानोपोलिस मेक्सिको का एक तटीय शहर है, जहां ये घोषणा हुई वो एक मेक्सिको का तटीय शहर है। 2, तीसरा, यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है, यानी ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है। थर्ड, सो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाएं, ताकि आपका जब परीक्षा हो, जब आप यूपीएससी का पीटी देने जाएं, तब इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास आए तो आपको बहुत आसानी हो, आपके दोस्तों को भी इससे मदद। तो चलिए हम अगला सेक्शन में चलते हैं, पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केपलर 5-2b पृथ्वी का सबसे नजदीक का एक्सोप्लैनेट है जो 4 प्रकाश वर्ष दूर है और यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र यानी हैबिटेबल जोन में है। ये गलत है। क्यों गलत है? कि ये केपलर भी नहीं है बल्कि पायरक्सीमा सेंचुरी। ये क्या है? पायरक्सीमा सेंचुरी बी। केपलर बहुत दूर है, तकरीबन आप यहां से समझे कि काफी दूर है। ये भी एक्सोप्लैनेट है, ये भी हैबिटेबल जोन में है, लेकिन ये सबसे नजदीक का एक्सोप्लैनेट नहीं है। नंबर 2, एक्सोप्लैनेट का पता लगाना आसान नहीं है क्योंकि वे उन सितारों की तुलना में बहुत कम उज्जवल हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। सही है। तीसरा देखें क्या है, एरियल एक्सोप्लैनेट की रासायनिक संरचना और थर्मल संरचना यानी तापीय संरचना को मापने वाला पहला मिशन है। ये भी बिल्कुल सही है। केमिकल और थर्मल मिशन, ये पहली बार है कि कोई एक्सोप्लैनेट को केमिकल और थर्मल का स्टडी किया जाएगा, तो ये यूनिक है, ये पहला मिशन ऐसा है। तो इसका सही जवाब आपका हो गया 2 और 3। तो देखिए क्या है इसका चॉइस। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, ये भी गलत हो गया। 1 और 3, ये भी गलत हो गया। 2 और 3, ये बिल्कुल सही हुआ।
उपयुक्त सही नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी। तो इसका सही उत्तर हुआ आपका उत्तर सी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को फैलाएं, और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। ये हमारा इस हफ्ते का आखिरी वीडियो था। अगले हफ्ते फिर मैं 4 वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे, जिसमें 2 इंग्लिश और 2 हिंदी में होगा। तो लेकिन वो सारा वीडियो जो होगा काफी क्वालिटी वाला होगा, उससे आपको प्रश्न मिलेंगे, फिर बाद में उसका उत्तर भी दिया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के साथ तुरंत आपका नोटिफिकेशन जैसे ये आता है। और हमेशा याद रखिए, मेरा हर वीडियो आपको सुबह 8 बजे उपलब्ध हो जाता है। तो ये सुबह 8 बजे से लेके डेली सुबह 8 बजे आपका वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।